Now question 6.5. On reaching the top of slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। कोई स्लोप है, आप कोई पहाड़ी समझ लें या कोई ऊंची जगह समझ लें। ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। अब जो एक साइकिलिस्ट है जो कि एक साइकिल पे जो है वो बंदा सवार है, वो जो साइकिल की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड के साथ जो है चलता हुआ वो 6 मीटर ऊंची जो वो स्लोप है उसके बिल्कुल कोने पे पहुंच जाता है, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइकिलिस्ट। अब स्पीड जो है उसकी एट द टॉप ऑफ जो है वो हाइट भी जो है वो इतनी 1.5 मीटर पर सेकंड ही रहती है। अब उस हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो आपने बतानी है। और जो मैस ऑफ साइकिलिस्ट और उसकी जो बाइसिकल है, दोनों का इकट्ठा मैस जो है वो 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। जो हाइट है वो है जी 6 मीटर। जो स्पीड है साइकिलिस्ट की वो है v इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, जो अब इसके अलावा मैस आ गया, दोनों का साइकिल का और उसका जो साइकिलिस्ट है इकट्ठा मैस जो है वो 40 किलोग्राम है, ठीक है। जो g की वैल्यू है वो इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी हमेशा की तरह। जो पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमने मालूम करनी है। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी मालूम करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, जो इसका फार्मूला है mgh के इक्वल होती है, ठीक है। मैस हमारे पास गिवन है जी 40 kg, g की वैल्यू होती है 10 और हाइट जो है वो है 6, ठीक है। मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 40 10s आर 400, ठीक है। और 400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2400 जूल, ठीक है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए के ई इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। 1/2 मैस है जी उन दोनों का 40 और v है जी 1.5 का स्क्वायर। तो 2s आर 4 0, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का जो स्क्वायर है ये होता है 2.25। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आंसर बनता है वो बनता है राउंड ऑफ करके 45 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगी 2400 जूल, काइनेटिक एनर्जी होगी 45 जूल। दीज आर आवर आंसर्स। नाउ क्वेश्चन 6.6। A motor moves at steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. एक मोटर है, वो 4 मीटर पर सेकंड की बिल्कुल सेम स्पीड के साथ जो है ना वो चलती है। अब पानी उस मोटर को चलाने के लिए उसको जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो कितनी है जी 400 न्यूटन, ठीक है। अब कैलकुलेट करनी है कि आपने उसके इंजन की जो पावर है वो कितनी है। देखें, इसमें एक समझने वाली बात है। मोटर पानी तभी चला सकती है
जब जो फोर्स लगा रही है वो उस पे लगने वाली रेजिस्टेंस को कवर कर पाए। ठीक है, यानी कि मिसाल है कि अगर रेजिस्टेंस उस पे 4000 न्यूटन लग रही है, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी फोर्स कितनी होगी? ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, उसकी फोर्स भी जो होगी वो 4000 न्यूटन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ कि v स्पीड जो है वो कितनी है जी, 4 मीटर पर सेकंड। अब 4000 न्यूटन उसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए वो फोर्स कितनी लगाएगी? वो भी 4000 न्यूटन ही लगाएगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने उस मोटर की जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा देखें, जो पावर है P वो किसके इक्वल होता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब जो वर्क है वो W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? F मल्टीप्लाइड बाय D, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं अगर जो है वो इस हिस्से को अलग करूं, यानी कि P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D बाय T। ठीक है, अब हमने, अगर आपको याद हो कि जो सेकंड चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू वी टी, S डिस्टेंस को कहते हैं, मैं इसकी जगह D इज इक्वल टू वी टी भी लिख सकता हूँ। अब अगर T को मैं दूसरी साइड पे ले आऊँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो T अगर दूसरी साइड पे आ जाए तो फिर V किसके इक्वल, यहाँ पे V रह जाएगा, V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? D बाई टी के, यानी डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होता है? स्पीड के। तो अब अगर मैं पावर वाले फार्मूले को लिख दूं कि ये है F मल्टीप्लाइड बाय V, डिस्टेंस बाय टाइम की जगह जो है मैंने उसका जो मतलब रिवर्स अल्टरनेटिव V है वो लिख दिया है, तो उम्मीद है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, सबको ये फार्मूले की डेरिवेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमारे पास पावर मालूम करने के लिए दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास उसकी फोर्स भी है जो कि है 4000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड भी है जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। अब पावर कितनी होगी? 4 4 आर 16, 3 जीरोस जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगी, वाट। अब सॉरी, अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 और 3 मैं इसको कवर करके यहाँ तक लाऊंगा ताकि मैं इसको जो है वो प्रीफिक्स के अंदर लिख सकूं। तो उस सूरत में कैसे लिखा जाएगा? P इज इक्वल टू होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 वाट। अब जो 10 रेज टू द पावर 3 है इसको क्या लिखा जाता है? किलो, 16 किलो वाट, ये उस मोटर की जो है वो पावर होगी। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 6.7, a man pulls a block with a force of 300 newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him. को बंदा है 300 न्यूटन की वो फोर्स लगाता है, 50 मीटर का एक ब्लॉक को खींचने के लिए फोर्स लगाता है 300 न्यूटन, 50 मीटर का डिस्टेंस तय करता है और उसको जो टाइम लगता है वो है 60 सेकेंड। आपने बताना है कि उस आदमी ने कितनी पावर उस ब्लॉक को खींचने के लिए लगाई। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डाटा लिखूंगा, जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है जी? 300 न्यूटन। जो डिस्टेंस तय कर रहा है D वो कितना है? 50 मीटर। और जो टाइम लग रहा है T वो है जी 60 सेकेंड। पावर आपने बतानी है कि उसने
कितनी लगाई है। अब पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब वर्क को अगर मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूं तो वो किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं। फोर्स लगा रहा है जी वो 300, डिस्प्लेसमेंट उसका तय हो रहा है 50 और टाइम उसको लग रहा है जी 60 सेकेंड, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल, ठीक है। 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, ज़ीरो वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 250 वाट, पावर का यूनिट वाट है, एंड दिस इज़ आवर आंसर।